आपके हाथ में एक हथियार देता हूं मैं संवैधानिक, प्रण करके जाइए, मेरा निजी कुछ लेना देना नहीं है। एक आदमी 10 लोगों को बताए कम से कम कि भारत के संविधान में एक प्रावधान है, उस प्रावधान का इस्तेमाल कीजिए। और अपने राजनेताओं से जो आपके पास आते हैं आजकल, वोट मांगने तो बाद में आएंगे, अभी ज्यादा समय है, और उनसे कहिए कि आपकी जो विधानसभा चल रही है, नहीं चल रही है तो विशेष सत्र बुला लें। मुझे नहीं मालूम है कि दिल्ली से कब आदेश आ जाए कि चुनाव है। इससे पहले कि ऐसा होने की कोई 0% भी संभावना हो, सबका घिराव करिए और घिराव करके उनसे कहिए कि सबसे पहला काम यह करें कि संविधान की धारा 254 254 ब्रैकेट में 2, इस धारा के तहत एक प्रस्ताव पारित करें अपनी विधानसभा में। एक लाइन का प्रस्ताव है कि संसद में पास किया हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को गुजरात राज्य से हटा दिया जाए। यह प्रस्ताव पारित कर दें और दिल्ली भेज दें। दिल्ली में 2 आपने भेजे हैं, एक कानपुर वालों ने भेजा है। वो कानपुर वाला आप ही के आदमी को साइकिल के पीछे कैरियर पे बिठा के संघ की शाखा अटेंड करने के लिए कई सालों ले जाएगा। वो राष्ट्रपति भवन में है। राष्ट्रपति के साइन होते ही पूरे गुजरात से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट समाप्त हो जाएगा, सारे मंदिरों पे आपका कब्जा रहेगा। उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, फिर कोई रोक नहीं सकता। सरकारें कुछ काम दबाव में करती हैं और कुछ सरकारें ये चाहती हैं कि इस मामले के लिए दबाव बनाओ ताकि ये मैसेज जाए कि देखिए हम बड़े मजबूर हैं, हम 5 करोड़ गुजरातियों के आगे नतमस्तक हैं, हम इनकी मांग नहीं ठुकरा सकते। ये दबाव आप बना सकते हैं। यही यूपी में बोल के आया, जहां जहां बहादुर लगते वहां बोलता हूं, जहां डरपोक है वहां नहीं जाता। बहुत डरपोक आपके हैं। और कुछ लोग तो इतने समझदार होते हैं, जिसमें आपका आदमी है। अगर आपकी टीम में कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो किसी ने मना किया है कि दूसरे की टीम से अच्छा खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल करें? किसी ने मना तो किया नहीं। उसने आसाम में कर लिया एक आदमी। अब वो इनसे ज्यादा साबित करने पे लगा है कि मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूं। फुटबॉल में होता है ना, कभी रोनाल्डो को ये टीम खरीद लेती है, कभी कोई दूसरी खरीद लेती है। तो आप पे पैसे की कमी है क्या? तो मैं आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आप अपना कारोबार छोड़ें और ये सब, जो कुछ करें करें, लेकिन ये कारोबार, आपका व्यापार, आपकी आस्थाएं, परंपराएं, सरोकार बहुत दिन तक सुरक्षित नहीं है। आपको जिस बाढ़ का सामना करना है, वो बाढ़ किसी नियम कानून को नहीं मानती है। वो ये कहती है ये अल्लाह की देन है। अब अल्लाह मियां नीचे का भाई बताए ना, लेकिन देन बताते हैं अल्लाह मियां की। तो उससे आपको मुकाबला उसी अंदाज में नहीं करना है, उसका कोई तोड़ ढूंढना है ताकि ये अल्लाह मियां की देन जो है अल्लाह मियां के पास चली जाए। अभी कम से कम 100 साल तक जितने जागरूक गुजराती हैं उससे 100 गुना और होना है आपको।
ताकि पूरा देश देखे गुजरातियों की तरफ ये मीठा खाना खाते हैं, लेकिन आप भी बड़ा खतरनाक भेजते हैं। और ये कहा जाता है ये बिजनेसमैन है, नफे नुकसान का बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन आप ही पहले देश के लोग हैं कि जब राष्ट्र का सवाल आता है तो आप अपना फायदा नहीं देखते, अपने आदमी को भी दिल्ली भेज देते। इसलिए कि आपको पता है कि इसकी जरूरत यहां पूरी हो गई है, इसे दिल्ली भेजो। एक नहीं दो बार करते हैं। तय कर लीजिए कि दोनों कमजोर अगर पड़े तो 24 में 2-3 और भेज दीजिए। ये जो हाथ घुमा घुमा के दबाव बनाते हैं अंदर से, ये निपट जाए इस बार। कुछ लोगों को मजबूरी में झेल रहा है कि वो खेल बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। वो ताकतें उत्तर प्रदेश में खेल बिगाड़ रही हैं क्योंकि उनके निजी स्वार्थ हैं। ऐसे लोगों को भी बेपर्दा कीजिए, किसी को माफ मत कीजिए। ये माफी हजारों साल बाद हमारी कब्रों से लोग हमें निकाल के गाली देंगे कि जब इनको ये काम करना था इन्होंने नहीं किया, तभी अपने नफे नुकसान में लगे हुए थे। कम से कम इस दौर के गुजरातियों को लोग धन्यवाद तो देंगे कि एक रास्ता दिखाया था 2002 में इन्होंने। क्योंकि आपके यहां से एक गुजराती ने नोआखली में जाकर के गोपाल पाठा से कहा तुम अपने हथियार डाल दो। उसने कहा गांधी जी ये हथियार जब तक मैं नोआखली के दंगे में हर मुसलमान का कत्ल नहीं कर दूंगा तब तक नहीं डालूंगा। वो भी आप ही ने भेजा था, उसका श्रेय आपने लिया, लेकिन मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी किसी और की लगाई है। आपने बता दिया कि मजबूरी के पिता है, असली पिता तो ये खड़ा है। संविधान की आजकल हर छोटी बात पे दुहाई दी जाती है। शाहीन बाग पे बैठने वाले जो संविधान और संसद के खिलाफ बैठे, वो भी कह रहे हैं कि हमें संविधान अच्छा लगता है। इस संविधान में हमारी टीम के सदस्य, बेहतरीन इंसान, बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि संस्कार परिवार से आने वाला बच्चा, छोटे भाई की तरह विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट की नाक में दम कर दिया है और तथ्यों में किया है। हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सिर्फ सुने, उसके सुनने के लिए तो बड़ा वाला है, वो तो ठीक कर लेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुनवाई शुरू हो गई है। मेरा इतना ही कहना है कि आप इस पे इतनी चर्चा करें कि ये काम साइमल्टेनियसली चले। आप इस खबर को रोज इसके बारे में पूछें, अब क्या हुआ है, इसके बारे में इतनी चर्चा करें कि जज साहब जो 150 साल से राम मंदिर का फैसला नहीं कर रहे थे, एक दिन आपके आदमी ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट घुमा दो। 5-6 घंटे तक लोगों की, दिल्ली वालों की समझ में नहीं आया, क्योंकि दिल्ली वाले थोड़ा सा जो है टखनों से सोचते हैं कि ये आदमी अदालत क्यों घूम रहा है, इसने तो अदालतों के चक्कर काटे। मैंने कहा थोड़ा इंतजार करो, देख रहा है सुप्रीम कोर्ट में जजेस कहां बैठते हैं। पूरा घूमा और 2 ही लोग थे बस वहां। इसकी चाल तेज है, वो बेचारे 5 फुट के थे तो दूसरे चल नहीं पा रहे थे। बातचीत होती है, 2 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट का दौरा पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। लोगों ने कहा, वो देखने गए थे कि जज साहब कहां बैठते हैं, ये व्यवस्था ठीक है कि नहीं। मैंने कहा ठीक करने गया था, बिगाड़ने गया था, करे कर। और उसके एग्जैक्टली
इंची टेप से नापिए, 2 महीने बाद वो जज साहब बिना किसी से कुछ कहे चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, मैं 40 दिन में अयोध्या का फैसला दूंगा। इसलिए सत्ताएं और व्यवस्थाएं सिर्फ जो दिखती है ऐसे चलती नहीं है। सब कुछ इस देश में कानून से हो रहा है ऐसा है नहीं। और खासतौर से जब सिस्टम सड़ गल गया हो, उसी सिस्टम में से आपको हालात पैदा करने होते हैं। जब जजेस को आप अपॉइंट करते थे और इंदिरा गांधी खड़े होकर कहती थी ये मेरे जजेस हैं, तब लोगों ने नहीं पूछा कि मेरे जज और तेरे जज कैसे हो सकते हैं। तब हमने नहीं पूछा कि 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक जज राम मंदिर के ताले खोलने का फैसला देता है और ताला खुल जाता है। लेकिन आप, क्योंकि आपके राज्य का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में बोला मैंने, लोग बोले हमें पता नहीं है। मैंने कहा कौन आएगा बताने, कौन आपको बताने आएगा? दिन भर जो काम करते हैं कोई बताने से करते हैं किसी के, क्योंकि आपके अंदर आग नहीं लगी हुई है, आप जानना नहीं चाहते। मैं आपके बीच में किसी एजेंडे के तहत नहीं हूं कि जीवन में कुछ नहीं किया तो चलो अब यही करते हैं, और ना इसका बखान करता मैं सार्वजनिक मंचों से। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने कहा इसका कोई बखान करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा निजी मामला है। और जब आप ये करते हैं तो आप सही बात बताते हैं, ये बात आपके संज्ञान में नहीं होगी। 86 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज पंडित कृष्ण मोहन पांडे ने ताला खोलने का फैसला दिया। ताला खुल गया। उन्होंने उसमें क्या गणित किया उसमें जानना नहीं चाहता मैं, लेकिन 1990 में यह घटना दब गई है। मैं इस घटना को दबने नहीं दूंगा। 90 में जो आज हमारे यहां जजेस बनाने का सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम है, उस वक्त नहीं था। उस वक्त के राज्य के मुख्यमंत्री ने एक सीक्रेट नोट जो लिख करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस को जाता है, जब किसी जज का प्रमोशन होता है तो मुख्यमंत्री उस समय उसकी संस्तुति करता था। आप सोचिए कि उस मुख्यमंत्री ने कॉन्फिडेंशियल नोट में क्या लिखा। यह लिखा कि कृष्ण मोहन पांडे एक ईमानदार, एक सुलझे हुए न्यायविद हैं, लेकिन पांडे जी ने 1986 में राम मंदिर का ताला खुलवा करके राज्य में सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने की कोशिश की, लिहाजा मैं इनके हाई कोर्ट बनने की संस्तुति नहीं करता। लेकिन विष्णु शंकर जैन, जिसका मैंने जिक्र किया, निहायती ईमानदार पूरा परिवार, उनके पिताजी ने, उन्होंने पूछा नहीं अधिवक्ता संघ से, नहीं पूछा। इसलिए अगर आग यहां लगी होगी तो लोग रात के 2 बजे भी आएंगे। खुद गए अपने रिसोर्सेज से उस सीक्रेट नोट को, उन्होंने उसकी फोटोकॉपी हासिल कर ली और सार्वजनिक मंच से कहा कि उस सीक्रेट नोट में यह लिखा हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ शिकायत हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा गया। मुकदमा भी उन्हीं के पास गया, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता। उनको तो लगा कि मुराद पूरी हो जाएगी और उन्होंने कहा कि आपको जेल जाना पड़ेगा।
विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरिशंकर जैन ने कहा, जज साहब मैं चाहता हूं मुझे जेल भेजिए। उनका आप ठीक तो है? उनका मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जज बन जाने से अकल का कोई रिश्ता नहीं है। विष्णु शंकर जैन के पिताजी ने कोर्ट में खड़े होकर के जस्टिस रजा से कहा, आप मुझे जेल भेजिए, लेकिन जेल भेजते वक्त उस आदेश में लिखना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्या बताया है जिसके कारण मैं जेल भेजा, वो भी लिखना पड़ेगा। उन्होंने मुकदमा वापस कर दिया और विष्णु शंकर जैन के पिताजी के हाथ जोड़े वो चले आए। लेकिन आज के.एम. पांडे कहां हैं? यह जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए थी। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,27,952 नए केस सामने आए हैं और 1,059 लोगों की मौत हो गई। कल की तुलना में आज कोरोना के केस कम आए हैं। दोस्तों, जैसा कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,27,952 नए केस सामने आए हैं और 1,059 लोगों की मौत हो गई। कल की तुलना में आज कोरोना के केस कम आए हैं। कल तक 1,49,394 केस आए थे। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 7.98% है। यानी देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 13,31,648 हो गई है। वहीं इस महामारी में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,01,114 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,30,814 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 4,28,79,002 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अब तक करीब 169 करोड़ खुराक दी गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 169 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 27,53,081 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 169,98,17,199 डोज दी जा चुकी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।